हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग लेटर्स और एप्लीकेशंस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। हम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिनके बारे में अगर आपको कुछ लाइंस पता लग जाएं तो उनसे रिलेटेड अगर टॉपिक्स आते हैं तो आप बहुत आराम से वही लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। उनको थोड़ा बहुत चेंज करके आप बहुत अच्छा लेटर और एप्लीकेशन लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि अगर कंसर्न अथॉरिटीज़ क्लियरली मेंशन नहीं होती हैं, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में अथॉरिटीज़ नहीं पता लगती हैं कि किनको लिखना है लेटर और एप्लीकेशन, तो हमें कैसे पता लगेगा कि अथॉरिटीज़ कौन सी हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में जल्दी से घुसते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा है कंसर्न अथॉरिटीज़ इन फॉर्मल लेटर्स। जब इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं तो उसके अंदर कंसर्न अथॉरिटीज़ हमेशा दे रखी होंगी। आपको फादर को लिखना है, मदर को लिखना है। आई एम टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल। लेकिन जब आपको फॉर्मल लेटर्स हों, जब आपके पास फॉर्मल लेटर्स आपको कहा जाएगा तो वैसे अथॉरिटीज़ हमेशा दी हुई आती हैं, लेकिन अगर अथॉरिटीज़ नहीं आएंगी तो आपको कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले आते हैं आपके कंप्लेंट लेटर्स। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेन करनी है, अगर आपको लिखना है लेटर टू एडिटर, तो उस केस में तो अथॉरिटी आपकी लेटर टू एडिटर ही आपकी कंसर्न अथॉरिटी है। आपको एडिटर का नेम लिखना है, आपको नीचे न्यूज़पेपर का नेम लिखना है और आपको एरिया का नाम लिखना है। लेकिन अगर आप कंप्लेन कर रहे हो सीधा अथॉरिटी से जहाँ पर ये होनी चाहिए, तो उस केस में हम ज़्यादातर दो अथॉरिटीज़ हैं जिनको हम कंप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन इज़ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड सेकंड वन इज़ अगर कंप्लेन ट्रैफिक रिलेटेड है तो हम किसको कंप्लेन करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं पुलिस कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक। ये हमारे पास दो अथॉरिटीज़ हैं जो जब भी हमें कंप्लेन करनी हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ट्रैफिक है या फिर किसी भी चीज़ पे अगर कोई भी आपको इशू हो गया है तो आप जब कंप्लेन करते हैं आप इन्हीं दो अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। अगर इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग कोई भी आपको इशू है तो आप किनको लेटर लिखते हैं, आप किनको कंप्लेन करते हैं, तो आप लिखते हैं कस्टमर केयर। तो उसका तरीका क्या है लिखने का, आप सबसे पहले लिखेंगे कस्टमर केयर, देन जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं वहां का, फॉर एग्जांपल यूपी का है यूपीपीसीएल, आपके एरिया का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये होता है प्रॉपर फॉर्मेट। कस्टमर केयर पे हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको अपने एरिया में स्ट्रीट लाइट है, अगर कोई डेड एनिमल है उनको रिमूव कराना है, या फिर लाउड स्पीकर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, उनका न्यूइजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप किसको आप लेटर लिखेंगे, तो आप लिखते हैं द कमिश्नर, म्यूनिसिपल काउंसिल और द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आप इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूज़ चैनल। जैसे हमने कोई भी न्यूज़ देखी और हम उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है हमारी, या हम कुछ प्रॉब्लम है, हमें उस चीज़ से कोई इशू है, तो हम किसको लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोडक्शन हेड। एंड नेक्स्ट वन इज अगर आप किसी भी कंपनी में आप कोई भी लेटर, एप्लीकेशन या आप कुछ भी, आप अपना रिज्यूमे वगैरह आप कुछ भी डाल रहे हैं, आपको वैकेंसी है वहाँ पे कुछ पूछना है, तो आप लिखते हैं टू द मैनेजर। तो ये हैं कुछ कंसर्न अथॉरिटीज़ जिनको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके लिए ऑल दो एसएससी, सीएचएसएल और इन सब में कंसर्न अथॉरिटीज़ दी हुई आती हैं, लेकिन अगर नहीं आएंगी तो आप ज़रूर एक बार पढ़ के जाएं ताकि आप कर सकें। नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में आने के जिनके चांसेस हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन है इंक्रीजिंग मंकी मीनेस। ये हमने लिखना है लेटर टू एडिटर। तो अगर आपको लेटर टू एडिटर, पहले तो हमें ये जानना है कि हम लेटर टू एडिटर लिखते क्यों हैं, हम एडिटर को लेटर लिखते क्यों हैं। तो जब भी कोई ऐसा इशू है जो हम लोगों के अटेंशन में लाना चाहते हैं या हम किसी भी अथॉरिटी का ध्यान उसकी तरफ केंद्रित करना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं लेटर टू एडिटर। तो सबसे पहले अगर मंकी मीनेस आता है, आप इसी से स्ट्रे डॉग्स का बना सकते हैं, आप इसी से ही जो भी एनिमल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है आप उनके ऊपर बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर बॉडी है, फॉर्मेट में आपको वीडियोस में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज डेज मंकी मीनेस इज कॉमन इन द लोकेलिटी, नॉट ओनली इन डे टाइम बट ऑल्सो एट नाइट टाइम। इन दिनों मंकी मीनेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, सिर्फ दिन में ही नहीं रात के टाइम पर भी।
They remain on every roof and even sneak into the houses, open fridges and take out eatables. तो ये एक बहुत अच्छी लाइन है जिसमें हमने ये बता दिया कि वो छत पर रहते हैं, वो किसी भी टाइम घर में घुस जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं और कुछ भी खाने का सामान ले जाते हैं. They try to scare which also resulted in many fatal accidents. वो डराने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से कई एक्सीडेंट हो चुके हैं. Yesterday an old lady fell when they attacked her. They tear clothes and other household articles. तो वो कपड़े फाड़ देते हैं या कुछ भी घर का जो सामान है उसको वो तोड़ देते हैं. People fear going outside, walking in the park and even for a stroll in the morning. तो आपको एक चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि इस जितना मैंने अब तक पढ़ा है उससे एक चीज़ की सेंस बहुत क्लियर हो चुकी है कि जो मंकी मिनेस है दैट मीन्स जो मंकी है वो लार्ज नंबर में है. तो एक चीज़ तो ये बहुत क्लियरली मुझे समझ में आ गई. Even the electronic media focused on this menace, but authorities have not taken any remedial steps. तो आपने ये बता दिया है कि इतना ज़्यादा लेवल है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इस चीज़ पर फोकस किया, बट जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान इस चीज़ पर नहीं गया. इन सच अ कंडीशन पीपल आर कंपेल्ड टू रिमेन इन देयर होम्स. तो ये था आपका लेटर टू एडिटर रिगार्डिंग इंक्रीजिंग मंकी मिनेस. चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द न्यू सेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी क्योंकि ये किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको आपके एग्ज़ाम में आ सकता है. बोर्ड्स अगर है तो बोर्ड्स के टाइम पे अगर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उस केस में आप ये चीज़ डाल सकते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं. और जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक यूज़ होता है आप उसके लिए भी यहाँ पर उसको हाईलाइट कर सकते हैं. चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. It has become impossible to have a sound sleep even in the peaceful hours of the night. तो हमने क्लियरली बता दिया है कि पीसफुल आवर्स ऑफ नाइट में भी सोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है. विद द ब्लेयरिंग ऑफ हॉर्न्स द बिग लाउड स्पीकर सीम पियर्सिंग इन द ईयर. तो इतने ज़्यादा हॉर्न्स की आवाज़ जो बाहर निकलती है उसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे कान के अंदर वो आवाज़ बहुत ज़्यादा चुभ रही हो. द रिचुअल ऑफ जागरण, religious functions and other parties like birthdays, reception, etc. have become horrifying. It senses like we are living in the world of the deaf. आप इसके अंदर और क्या डाल सकते हैं, आप ये डाल सकते हैं कि जो ईयर्स हैं वो इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं टुवर्ड्स साउंड, क्योंकि इतनी ज़्यादा साउंड में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ईयर्स इनसेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. द न्यू सेंस ऑफ साउंड पॉल्यूशन मस्ट बी स्टॉप्ड. द यूज ऑफ लाउड स्पीकर पब्लिकली मस्ट बी बेंड. The honk of horns must be stopped and due penalty must be applied. Generators must be equipped with silencers. एक तो इसके अंदर जो आप डालेंगे आप रेगुलरिटी डाल सकते हैं कि ये डेली बेसिस पर होता है. सेकेंडली आप ये डाल सकते हैं कि ओकेजन्स के टाइम पर और रेगुलरिटी में फ़र्क होता है ताकि ये चीज़ नहीं लगे कि डेली के बेसिस पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है. तो हम नेक्स्ट में जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर और एलसीडी. ये चीज़ के रिगार्डिंग जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट बाय करते हैं, हम लोग कुछ अप्लायंस बाय कर रहे हैं, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग अगर वो चीज़ सही नहीं निकली उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट लेटर्स आ सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम ये फॉर्मेट पढ़ लेंगे तो हम किसी भी चीज़ की कंप्लेंट के बारे में हम लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं. ये मेन बॉडी है. द प्रोडक्ट एन्जॉयज और गेट्स अ 1 year वारंटी एंड गारंटी इन द लास्ट 15 days. तो हमने सबसे पहले ये मेंशन कर दिया कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी 1 साल की वारंटी और गारंटी हमारे पास है. इन द लास्ट 15 days इट वर्क प्रॉपरली बट आफ्टर इट्स पिक्चर स्टार्टेड गेटिंग ब्लड. तो ये टीवी के ऊपर है, मेनली ये एलसीडी के ऊपर है. तो इन्होंने बोला है कि 15 days से ये पहले सही काम कर रहा था और लास्ट के 15 days में पिक्चर जो है वो ब्लर होनी स्टार्ट हो चुकी है. Moreover, its inbuilt speakers create or causes unpleasant sound. Sound unpleasant आ रही है. Overall, it has become impossible to watch TV programs. आप क्या कर सकते हैं, जब भी किसी अप्लायंस की कंप्लेन लेटर आएगी सबसे पहले आप अपने माइंड में ये चीज़ दिमाग में रखिए कि उसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं और एक एक करके उनको मेंशन कीजिए. कोई प्रॉब्लम आप टू द पॉइंट बताइए और कोई प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए. इससे आपकी वर्ड लिमिट रीच हो जाएगी. और लैंग्वेज थोड़ा सा इफेक्टिव, सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है.
Overall, it has become impossible to watch TV programs. Although last Friday I reminded you over the telephone and I was assured to get the problem rectified. आपने अगर नोटिस किया हो, हम जितने भी अभी तक हमने लेटर और एप्लीकेशन देखी हैं उसमें हमने एम्फेसाइज डाला है कि हम एक बार पहले प्रॉब्लम को हम देख चुके हैं या हमने नोटिफाई कर दिया है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. तो ये एक तरीका है. अगर आपके वर्ड लिमिट रीच नहीं हो रही तो आप ये पोर्शन इंसर्ट कर सकते हैं, इससे वर्ड लिमिट भी रीच हो जाएगी और एम्फेसाइज भी डलेगा प्रॉब्लम के ऊपर. बट द मैकेनिकल इंजीनियर हैज़ नॉट इवन विजिटेड द प्लेस. अगेन आई रिक्वेस्ट यू ईदर टू गेट इट रिपेयर्ड और गेट इट एक्सचेंज्ड. तो ये था हमारा कंप्लेन अबाउट डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर और एलसीडी. नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये जो है जो एप्लीकेशन है टू द प्रिंसिपल, ये काफ़ी बार हमें देखने के लिए आई है और ये अभी एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं कि एप्लीकेशन लिखो प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल को फ़ी कंसेशन के लिए या फिर जो टॉयलेट्स हैं वो क्लीन टॉयलेट्स नहीं हैं उनके लिए. तो एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है प्रिंसिपल के लिए, जो मेन बॉडी है मैं आपको वो समझाने वाली हूँ. This is to bring to your kind notice one shortcoming in your otherwise good institution. ये एक बहुत अच्छी लाइन है कि आपके वैसे इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है लेकिन उसमें बस एक छोटी सी शॉर्टकमिंग है. Yesterday I went to the toilet but I was shocked to see the condition of the toilets. There was a foul stench all around. बहुत गंदी स्मेल आ रही थी. येलो पैचेस कॉज्ड बाय यूरिन वर विजिबल एवरीवेयर. तो प्रॉपर प्रैक्टिकल कंडीशंस, आपको जो भी आपको लगता है, आप जितना ऑब्जर्व कर पाते हो, जितना आपको लगता है वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए क्या क्या आप लिख सकते हो, आप वही सब लिख रहे हो. देयर वॉज नो प्रॉपर फ्लशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ पॉट्स. सम ऑफ देम सीम टू बी ब्लॉक्ड एंड कॉज्ड एन ओवरफ्लो ऑफ फिल्थ वाटर. द वॉल्स बोर अगली ग्राफिटी. तो आप देख रहे हैं प्रॉपर जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें हमने मेंशन की, लेकिन इस तरीके से मेंशन की कि वो बिल्कुल भी चाइल्डिश नहीं लगे, वो प्रॉपर एक लैंग्वेज में हमने मेंशन की है. आई होप यू विल पे अटेंशन टू द अबव मेंशन प्रॉब्लम. नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन. अगर आपको फ़ी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन लिखनी है टू द प्रिंसिपल तो आप कैसे लिखेंगे. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं. आप एग्जैक्टली सेम अगर ये नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपके माइंड में फॉर्म हो जाएंगे जो आई एम श्योर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे. तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल. एक चीज़ और, ये जो मैं समझाने से पहले आपको बताना चाहूँगी, जब भी फ़ी कंसेशन या हमें कोई भी फैसिलिटी चाहिए होती है स्कूल से तो मेक श्योर कि आप अपने कुछ प्लस पॉइंट्स एप्लीकेशन में डालें. जैसे आप अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस आप दिखा सकते हैं, आप करिकुलर परफॉर्मेंस अपनी दिखा सकते हैं. आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल. आई पास क्लास 10th एंड ऑल्सो सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट एंड मेड आवर इंस्टीट्यूट प्राउड. तो आपने अपनी पोजीशन जस्टिफाई की, आपने अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई की. नाउ कम्स द मेन बॉडी ऑफ द लेटर. Ours is a joint family and my father, being a small shopkeeper, is the only breadwinner of the family. तो आपने बता दिया कि जॉइंट फैमिली है और जो फादर हैं वो छोटे से शॉपकीपर हैं और वो अकेले ब्रेड विनर है. ब्रेड विनर का मतलब वो अकेले कमाने वाले इंसान हैं पूरी फैमिली में. द इनकम ऑफ माई फादर इज़ नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट द फैमिली. फादर की इनकम सफिशिएंट नहीं है ताकि पूरी फैमिली को वो जो है वो सपोर्ट कर सकें. इसके अंदर आप ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप मेडिकल बैकग्राउंड्स दिखा सकते हैं, तो आप ये चीज़ डाल सकते हैं. सो ही इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे माई फीस. टेकिंग माई बिहेवियर एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस इनटू कंसिडरेशन काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन. तो यहाँ पे आपने दिखा दिया कि उनकी पोजीशन नहीं है कि वो फ़ी पे कर सकते हैं, तो इसलिए आप बिहेवियर को देखते हुए, एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखते हुए, उसको कंसिडर करते हुए काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, तो आप पूरी फीस का कंसेशन दे दें.
अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ फर्दर। आप थोड़ा सा अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में बता सकते हैं कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि अगर आपको फी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन आती है तो आप कैसे लिख सकते हैं। मेन इस वीडियो की हेल्प से जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपके दिमाग में आइडियाज़ का फॉर्म होना इट इज़ वेरी नेसेसरी। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा, आपको किन्हीं भी रिसोर्सेज से पता लगा, आपके कुछ सोर्सेज हैं जिनसे आपको पता लगा है कि कहीं पर वैकेंसी है एंड यू हैव टू अप्लाई देयर, आपको वहाँ पर अप्लाई करना है, तो आप कैसे एक एप्लीकेशन के थ्रू लिखेंगे जॉब के लिए। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन टाइप के एप्लीकेशंस में, आपको अपने सोर्सेज बताने पड़ते हैं कि आपको पता कैसे लगा। तो आप जैसा देख रहे हैं, हैविंग कम टू नो थ्रू सम रिलायबल सोर्सेज। अगर आपके पास प्रॉपर सोर्सेज नहीं है तो आप सम रिलायबल सोर्सेज लिख सकते हैं। और द न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स, आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं। डेटेड दैट अ पोस्ट ऑफ MR जोनल सेल्स ऑफिसर इज लाइंग वैकेंट इन योर। देखिए, ये आपको देंगे हमेशा, ज़्यादातर तो यही होता है कि क्वेश्चन में देते हैं कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो इन्होंने बोल दिया इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है एंड द पोजीशन ऑफ दिस इज लाइंग वैकेंट इन योर रेप्यूटेड रीनाउंड प्रेस्टिजियस फर्म कंपनी और इंस्टीट्यूट। वो डिपेंड करता है आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये सब कुछ क्वेश्चन में से आएगा। नेक्स्ट, अंडर योर काइंड कंट्रोल और पर यूजल I offer my services as I find my candidature fit for the same or for the above। तो इसके अंदर जब आप एक बार ये पढ़ लेंगे तो मैंने बहुत सारे ऑब्लिक्स लगा रखे हैं। इट्स जस्ट टू मेक श्योर कि आपको जो चीज़ सुटेबल लगे आप वो चीज़ करें। आपको ये पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसके लिए आप जब इसको नोट डाउन करेंगे तो आपको जो सुटेबल लगे आप वो लिख सकते हैं सिर्फ। तो आप खुद देखेंगे तो थोड़ा सा इतना कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि ऑब्लिक लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। तो आप प्रॉपर आप इसी तरीके से पढ़ेंगे। हैविंग कम टू नो थ्रू सम रिलायबल सोर्सेज dated this that a post of MR is lying vacant in your reputed firm. Under your kind perusal, I offer my services as I find my candidature fit for the same. This one, my biodata, CV or resume has been attached or enclosed or furnished along with this application। तो आप हमेशा अपना CV अटैच करके भेजोगे तो आप ये ज़रूर लिखोगे। एट लास्ट आई एश्योर यू सर, अब यहाँ पे आप दोगे अपनी क्वालिटीज़ कि वो आपको क्यों सेलेक्ट करेंगे। तो एट लास्ट आई एश्योर यू सर, इफ़ आई एम गिवन अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ आई शैल वर्क हार्ड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस laid down by the institution for the betterment and unfoldment. I may come on any day for the interview at your convenience। तो आपने आगे जो रिप्लाई करने का जो था वो आपने कंपनी के ऊपर छोड़ दिया है कि आप किसी भी डे पर इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हो। होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स। तो ये फॉर्मेट है अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना हो। अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में लाइंस जो है वो एक याद आपको थोड़ी थोड़ी होने लगेंगी और आपको लेटर लिखते वक्त या एप्लीकेशन लिखते वक्त हमें थोड़ा, अगर हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब हम एप्लीकेशन और लेटर लिखते हैं तो उसमें हमें वो एग्जैक्टली अगर याद नहीं आ रहा है तो हम वो बनाकर लिख देते हैं क्योंकि हमने कुछ पढ़ा हुआ है एग्जैक्टली उसी चीज़ के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।